नमस्कार। बिहार के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। जिला बिहार के माध्यम से हम लगातार आपको राज्य के हर जिले की जमीनी तस्वीर से वाकिफ कराते रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पश्चिमी चंपारण और जमुई जिले की और वहां की जमीनी सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। और वहां पे हमारे दो सहयोगियों ने जायजा लिया। कुमार आलोक पहुंचे थे जमुई तो अजय विक्रम हमारे सहयोगी पहुंचे थे पश्चिम चंपारण, उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके की सियासत में इस बार का जो बदलाव है वो आएगा, जो जमीनी सच्चाई है उसके मार्फत। लेकिन हम इन सारी चीजों पर चर्चाओं की शुरुआत करें, पहले हम जमुई की बात करते हैं। जमुई जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। पिछले चुनाव में 3 सीटों पर जदयू की जीत हुई थी। इस बार चुनावी संघर्ष कुछ अलग नजर आ रहा है। चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच ही होना है। नरेंद्र सिंह इस जिले के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। फिलहाल वो मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में शामिल हो चुके हैं। वर्तमान में उनके ही बेटे इस जिले से विधायक भी हैं। वहीं भवन निर्माण मंत्री दामोदर रावत भी इसी जिले से आते हैं। जरा इस जिले की सियासी हाल को देखिए। जमुई बिहार झारखंड की सीमा पर बसा है। वैसे तो 1991 में मुंगेर से अलग होकर जमुई एक जिला बनाया गया, लेकिन 1884 में ही इसको सब डिवीजन का दर्जा मिला हुआ था। ऐतिहासिक रूप से मुंगेर से जुड़े जिले के विशंभर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन को उलाई नदी के किनारे ही ज्ञान मिला था और जैन धर्म से जुड़ा यहाँ एक पवित्र स्थान है। पाल और गुप्त शासन के बाद यहाँ 13वीं शताब्दी में चंदेलों का शासन रहा और 1760 में बंगाल के नवाब मीर कासिम का शासन रहा। इसके अलावा जिले में रामकृष्ण परमहंस ने भी प्रवास किया और यहाँ तारा मठ की स्थापना की। आजादी के आंदोलन में भी जिले के लोगों ने अहम भूमिका निभाई। जिले में 4 विधानसभा क्षेत्रों में वाम दलों का असर है तो कांग्रेस का भी, लेकिन बाद में समाजवादियों का प्रभाव काफी मजबूत रहा। 2005 के विधानसभा चुनाव से यहाँ जदयू और भाजपा का प्रभाव दिखाई दिया। जिले में मतदान पहले चरण में होगा। जमुई के लोगों की उम्मीदें फिर से परवान चढ़ रही हैं। वे जिले में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान की चाह में हैं। इन्हें विश्वास है कि खेती की चरमराती हालत आने वाले दिनों में सुधर जाएगी। ट्यूबवेल को बिजली मिल पाएगी। कुड घाटी और भरनार जलाशय योजनाओं को राजनीतिक इच्छा के पंख लगेंगे। उम्मीद है कपास के किसानों को भी और बीड़ी मजदूरों को भी चुनाव के बाद उनके इलाज के लिए जिले में ही अस्पताल मिलेगा। कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा कि जमुई की क्या कुछ राजनीतिक या ऐतिहासिक या सांस्कृतिक विरासत रही है, लेकिन अगर राजनीति के नज़रिए से देखा जाए तो राजनीतिक आंकड़े क्या कुछ कहानी बयां करते हैं, जरा उस पर भी नज़र डालते हैं। और हम अगर देखें कि किस तरीके से जो राजनीतिक आंकड़े हैं उस लिहाज से जमुई की बात की जाए तो कुल मतदाता यहाँ पर 10,61,000 के आसपास है, जिनमें से लगभग 5.5 लाख के आसपास पुरुष मतदाता हैं, तो महिलाएं भी लगभग 5 लाख के आसपास हैं। ये जमुई के कुल मतदाताओं की संख्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जमुई में और क्या चीज़ें महत्वपूर्ण तरीके से हैं तो हम कह सकते हैं कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से सिकंदरा जमुई, जिसकी वजह से ये जिला जाना जाता है। झाझा एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट 4 में से। इसके अलावा चकाई विधानसभा सीट है। इन चारों सीटों पर किस प्रकार का सियासी हाल रहा है बीते चुनाव के लिहाज से, उस पर भी नज़र डालेंगे और आपको बताएंगे आखिर किन सीटों पर किस तरीके की एक संभावना रही थी। और 2010 के चुनाव के नतीजों की बात करें तो उस समय एनडीए, जिसमें कि जेडीयू भी शामिल था, उसको 3 सीटें मिली थी जेडीयू को। और उस समय जो झारखंड से लगा हुआ इलाका है तो जेएमएम में भी 1 सीट हासिल की थी। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि एक महत्वपूर्ण पार्टी के तौर पे कम से कम झारखंड के लिहाज से जानी जाती, तो अपने आप में ये चीज़ें एक महत्वपूर्ण। और 2014 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधानसभा वार बढ़त किस तरीके से थी, तो एनडीए की सहयोगी दल एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी चारों ही विधानसभा सीटों पर बढ़त ली थी। एक तरीके से जो एनडीए था वो 2010 में भी मौजूद नजर आता था और 2014 में भी बढ़त के आधार पर कहीं ना कहीं एक नज़र अभी भी आ रहा है। तो एक तरीके से महत्वपूर्ण तस्वीर जमुई की आपने देखी किस तरीके से ये चीज़ें हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी जुड़े हुए। मनोज जी, अगर हम जमुई के लिहाज से बात की जाए तो आपको क्या लगता है महत्वपूर्ण चीज़ क्या है 2010 की सियासत, 2014 और अब 2015? असल में एक तो बेसिक समस्या यहाँ ये हो रही है एनडीए के लिए कि नरेंद्र सिंह मोदी के साथ जो भी एनडीए घटक, और ये सीट इस बार लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान के पुत्र ने जीती है। तो एक तो जो जिन सीटों पर टकराहट थी इस गठबंधन के घटकों में, उसमें एक ये भी थी।
दूसरा, इस जिले का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये रहा है कि दिग्विजय सिंह बांका जो लोकसभा सीट है उसके हिस्से यहाँ के आधे इलाके रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जीतते रहे और भाजपा के जनार्दन यादव। सर, मैं आपके पास आऊंगा, जरा हमारे सहयोगी कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं, उसके बाद हम आपकी इस बात को आगे बढ़ाएंगे। कुमार, हमने देखा कि किस तरीके से जो जमुई की एक पूरी सियासत हमको देखने को मिल रही है वो कई तरीके से करवट बदलती है। कई बार एक तरीके से हमने देखा है कि कुछ लोगों पर ही भरोसा देखने को मिला है। अभी 2015 में जमुई कहाँ पे खड़ा नजर आ रहा है? हम कुमार आलोक से भी बात करने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर वहाँ पे ज़मीन पे किस प्रकार की सुगबुगाहट भी नज़र आ रही है। लेकिन हम पहले जरा देख लेते हैं कि जब हमारे सहयोगी कुमार आलोक ने जमुई में लोगों से बात की तो वहाँ पे लोगों के मन में ऐसे क्या मुद्दे थे, क्या चीज़ें थी जो कि उन्होंने हमारे साथ साझा की और बताना चाहा कि आखिर किन समस्याओं के बीच में जमुई की जनता घिरी हुई है। बहुत सा विभाग में जम्मू बहुत पीछे है। हर अलग अलग स्टेट में हम लोग जाते हैं, बहुत आगे दिखता है। शिक्षा विभाग में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, लेकिन जम्मू में कुछ भी नहीं है, ना मेडिकल कॉलेज नहीं इंजीनियरिंग। हम लोग हर अदर स्टेट जाके पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जम्मू का जो मेन ये प्रॉब्लम है सर, यहाँ का बेरोजगारी है सर। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं खटने के लिए, दिल्ली चले जाते हैं, जयपुर चले जाते हैं। यहाँ अगर एक कारखाना हो जाए तो यहाँ के लोग यहीं अगर सेटल हो जाएंगे। और है सर, ये शिक्षा के माध्यम से भी ये बहुत पीछे है। यहाँ अच्छे अच्छे कॉलेज खुल जाए, अच्छे अच्छे स्कूल है, टीचर टाइम पे नहीं आते हैं स्कूल वगैरह में सर, और यही मेन प्रॉब्लम। जिसके तरफ नहर है वो तो ठीक है, जहाँ पे नहर नहीं हुआ तो काफ़ी किल्लत है। और बिजली का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी चल रहा है। बेरोजगारी तो है ही है, बेरोजगारी कोई कमी तो है नहीं। एक कॉलेज का मतलब बहुत दिनों से मांग हो रहा है, लेकिन आज तक वो सरकारी नहीं हुआ। प्राइवेट भी तो बहुत खस्ता में। और विकास तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, एक रोड छोड़ के बाकी कुछ नहीं हुआ। स्वास्थ्य का हाल बहुत ख़राब है। शिक्षा की जब बात आती है तो डायरेक्ट बहाली एक कागज़ पे कर दिया जाता है उसको, उसमें कोई ट्रेनिंग नहीं। लेकिन जब पुलिस वाला का बहाली होता है तो उसको पढ़ा लिखा के बड़ा कौन करता है? एक टीचर करता है। और टीचर की बहाली कर दिया जाता है कागज़ पे, तो वो कितना पढ़ाएगा उसको? इसलिए शिक्षा का तो एकदम स्थिति ख़त्म है। विद्यार्थी का जो सुविधा मिलना चाहिए जमुई में, वे शिक्षा में पढ़ाई के नाम पर जो कॉलेज है उसमें खाली कॉलेज नाम है, पढ़ाई नहीं हो रही है। अगर सरकार जो है कॉलेज को सुधार दे, शिक्षा को सुधार दे, तो जमुई एक अच्छे ज़िला के रूप में, विकसित ज़िला के रूप में होगा। छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, गरीब गरुआ का बच्ची लोग पढ़ती है, लेकिन छात्रवृत्ति आता है लेकिन मास्टर लोग देता ही नहीं है। 90 वर्ष हो गया, यहाँ 50 वर्ष से यहाँ है, मगर वृद्धा पेंशन करता मुखिया के घर द्वार नहीं, तो घर द्वार नहीं तो कहा हमारा वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा। हमारे सहयोगी कुमार आलोक हमारे साथ मौजूद है जमुई से। कुमार आलोक, जब आपने तमाम लोगों से बात की तो बदस्तूर या कमोवेश वही एक समस्या हमें देखने को मिली जो अन्य इलाकों में मिलती है। किस प्रकार का एक बदला हुआ सियासी माहौल इस बार के विधानसभा चुनाव में जमुई से? आर्यन, आपने ठीक कहा कि आप बिहार में कहीं भी जाएं, हमने भी बहुत सारे जिलों का दौरा किया और लगभग कमोबेश वही समस्या हर जगह थी। खासकर शिक्षा को लेकर के लोगों में काफ़ी रोष है। जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, प्राइमरी एजुकेशन है चाहे सेकेंडरी एजुकेशन है, तो वहाँ पे एक ही तरह की बातें हर जगह सुनने को मिल रही है कि शिक्षा की स्थिति खराब है। फिर इसके अलावा स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। तो मतलब कमोबेश किसी भी ज़िले में जाएंगे तो इन सब चीज़ों से रिपोर्टर्स को दो चार होना पड़ रहा है। और जो सरकार की ओर से जो भी किया गया है, मतलब समस्याओं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नाली गली, आपका रोड्स और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। और जमुई में भी यही देखने को मिला। लोगों का साफ कहना था कि शिक्षा पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और ख़ासकर जो स्कूलों में जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो फर्जीवाड़े पर नियुक्ति उनकी हुई है, पैसे देकर हुई है, और मेरिट को कहीं ना कहीं ताक पर रखा गया है। और इसका रोष युवाओं में भी है, क्योंकि एक मेरिटोरियस युवा भी वहाँ पे है जो बेरोजगार है, और सिर्फ इसलिए बेरोजगार है कि उसकी पहुँच, सरकारी पहुँच ऊपर तक नहीं है। और जिसके वजह से पूरा का पूरा आप जिस जिले में भी आप भ्रमण करें एक ही चीज़ देखने को मिलेगी। जी आर्यन।
एक दौर था जब यहाँ पे हमने देखा कि वाम दलों का भी जोर आजमाइश देखने को मिलती रही है। अभी वर्तमान में अगर सियासी रूप से खेमेबाजी के लिहाज से कहा जाए तो किस प्रकार की सियासी पेशबंदी नजर आ रही है इस बार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, ये जो क्षेत्र है जमुई जिला जो मुंगेर से भी सटा हुआ है और खासकर झारखंड के बिल्कुल करीब है। आप देखेंगे गिरिडीह यहाँ से बहुत नज़दीक है, देवघर महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है और जमुई जो जिला है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ पर माना जाता है कि नरेंद्र सिंह जो हैं, जो कभी जनता दल यू के साथ थे, नीतीश कुमार के साथ थे, उनके वरिष्ठ सहयोगी थे, उन्होंने विद्रोह किया नीतीश कुमार से और नरेंद्र सिंह अलग हुए और हम यानी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा में वो शामिल हुए। तो नरेंद्र सिंह की एक बहुत बड़ी साख है इस जिले में और उनका एक प्रभुत्व भी है। लेकिन दूसरी ओर रामविलास पासवान के जो सुपुत्र हैं चिराग पासवान, उन्होंने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की और उन्होंने हराया भी तो उदय नारायण चौधरी जो विधानसभा के स्पीकर हैं। तो इन दोनों का एक इस क्षेत्र में प्रभाव है। और एक चीज़ जो देखने को मिल रही है कि जमुई सीट जो था, हालांकि नरेंद्र सिंह के जो दोनों सुपुत्र थे वो एमएलए हैं, वर्तमान में एमएलए हैं। पहले सुपुत्र जो हैं वो जमुई सीट से हैं और दूसरे सुपुत्र उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के टिकट पर चकाई से वो जीते थे। लेकिन इस बार जो चकाई सीट है वो लोजपा के खाते में चली गई है एनडीए की ओर से और लोजपा ने वहाँ पर प्रत्याशी खड़ा किया है। लेकिन इंडिपेंडेंट के रूप में वहाँ पर सुमित कुमार सिंह जो हैं वो खड़े हैं। हालांकि फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है, लेकिन नरेंद्र सिंह का चूंकि प्रभाव है इसलिए आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जयप्रकाश यादव जो बांका से जिन्होंने चुनाव जीता था, उनका भी जमुई में आरजेडी के हैं, उनका भी वहाँ पर प्रभाव है। तो मिला जुला कर देखें तो कंटेस्ट वहाँ पे तगड़ा है। लेकिन इसके बावजूद जो नरेंद्र सिंह का हम और नरेंद्र सिंह का एनडीए के साथ आना एनडीए के लिए सुखद हो सकता है, ऐसा राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं। जी आर्येंद्र। एक आलोक हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी भी मौजूद है। मनोज जी, आप जो बात कह रहे थे उसको आगे किस तरीके से बढ़ाएंगे कि वहाँ की जो सियासत है इस बार किस करवट जा सकती है? नहीं, वहाँ ये समस्या है कि आपको वहाँ काफ़ी ताकतवर है क्योंकि वहाँ नरेंद्र सिंह एनडीए में है, चिराग पासवान मतलब रामविलास पासवान जो हैं वो बड़े एनडीए के घटक हैं। लेकिन वहाँ एक फैक्टर पहले से चला आ रहा है कि वहाँ दिग्विजय सिंह और जैसे जयप्रकाश नारायण यादव ये लोग वहाँ जीतते रहे चुनाव। वहाँ एक बड़ी तादाद में यादव वोटर भी हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि एनडीए ताकतवर है, लेकिन जैसा नरेंद्र सिंह के ही एक सुपुत्र जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से एमएलए थे, वहां सीट एलजेपी को मिल गई और वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं। तो इन सब से कहीं ना कहीं एनडीए में आपसी टकराव भी हो रहा है। बावजूद इसके माहौल अभी ऐसा लग रहा है कि एनडीए की बढ़त है जी। लेकिन चुनाव में क्या चेंज होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा जी। बिल्कुल, देखते हैं कि किस प्रकार से जमुई में जो एक तरीके से सियासी करवट किस तरीके से लेती है। और हम आज जिन दो दिनों की बात करना चाह रहे थे उनमें जमुई के बारे में हमने आपको वहाँ के लोगों के बारे में, मुद्दों के बारे में बताया। अब बात करते हैं पश्चिमी चंपारण के बारे में। चंपारण का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। महात्मा गांधी ने यहाँ से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत भी की थी। पर अगर चुनावों की बात करें तो जिले की कुल 9 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन की सिटिंग 3 विधायकों वाल्मीकि नगर से राजेश सिंह, बगहा से प्रभात रंजन और मनोरमा प्रसाद का जेडीयू ने टिकट काटकर नए उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। तो वहीं भाजपा ने चंद्रमोहन राय का चनपटिया से और रश्मि वर्मा का नरकटियागंज से टिकट काट दिया है। बागियों की भी इस जिले में प्रमुख भूमिका रहेगी, कम से कम इस बार के चुनाव के लिहाज से। महागठबंधन ने कांग्रेस और एनडीए ने रालोसपा के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इस जिले की रामनगर सुरक्षित विधानसभा सीट से ही राहुल गांधी ने राज्य में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। इस रिपोर्ट को देखिए। पश्चिमी चंपारण की सीमाएं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से लगती हैं और ये नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा है। क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। पौराणिक रूप से यह जिला ऋषि वाल्मीकि की कर्मस्थली रहा है। महाभारत काल में पांडवों ने अपने 12 साल के वनवास को यहीं पर काटा था। लिच्छवी यहाँ के शासक थे, लेकिन बाद में मौर्यों का साम्राज्य स्थापित हुआ। जिले के लौरिया में सम्राट अशोक का स्तंभ भी मिला। मध्यकाल के बाद यहाँ मुगल शासन रहा और मुगलों के कमजोर होने के बाद बेतिया महाराज ने अपना शासन जमाया। 1816 में नेपाली विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बेतिया महाराज से मदद ली और महाराज बहादुर का खिताब दिया। इसी के साथ ब्रिटिश काल में बेतिया नील की खेती का एक बड़ा केंद्र बन गया।
किसान नील की खेती किया करते थे और यहाँ नील की कई फैक्ट्रियां स्थापित हो गईं, जहाँ किसानों का शोषण होता था। चंपारण के राजकुमार शुक्ला ने नील किसानों के मुद्दे पर गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया और 1917 में गांधी जी चंपारण आए। इसी के साथ ब्रिटिश शासकों के खिलाफ नील किसानों का आंदोलन उठ खड़ा हुआ। 1918 आते आते चंपारण स्वतंत्रता संग्राम के सत्याग्रह का जनक बन गया। आजादी के बाद पश्चिमी चंपारण के लोग खेती पर ही निर्भर रहे। गन्ना, धान जिले की प्रमुख फसलें हैं। गंडक नदी पर बने बांध पर हाइडल पावर भी है, सिंचाई के लिए नहर भी, लेकिन जिले में सड़कों की हालत खस्ता है। बंद होती चीनी मिलें लोगों में बेरोजगारी बढ़ा रही हैं। यूं तो इस जिले को भाजपा के गढ़ के रूप में देखा जाता है और चौथे चरण में जब मतदान होगा तो निगाहें लगी होंगी कि क्या भाजपा इस चुनाव में अपने गढ़ को बचाए रखने में कामयाब होगी। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज। तो अब देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण का जो राजनीतिक सफर रहा है अभी तक वो कुछ क्या कहानी बयां करता है। जरा उस आंकड़ों पे नजर डालते हैं। अगर हम पश्चिमी चंपारण के लिहाज से अब अगर बात करें तो कुल मतदाताओं के लिहाज से ये संख्या जो पहुंचती है लगभग 21.5 लाख के आसपास, जिनमें से लगभग 11.5 लाख पुरुष मतदाता हैं तो लगभग 10 लाख के आसपास महिला मतदाता है। हालांकि महिलाओं की संख्या भले ही कम हो, लेकिन बिहार में एक ट्रेंड ज्यादा देखने को मिलता है जहां महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। 9 विधानसभा सीटें हैं। वाल्मीकि नगर है, रामनगर है जो कि सुरक्षित है अनुसूचित जाति के लिहाज से, नरकटियागंज महत्वपूर्ण सीट है अपने आप में, यहाँ की विधानसभा बगहा अपने आप में कई राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं। यहाँ पे लौरिया की अगर बात करें तो 9 विधानसभा सीटों में से नौतन विधानसभा सीट है। पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों में से चनपटिया, यहाँ पे भी तमाम सिटिंग एमएलएस के जो टिकट काटे गए हैं, नए लोगों को उतारा गया है। बेतिया के अलावा सिकटा भी एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। और इन 9 विधानसभा सीटों के अलावा अगर इन पे हम बात करें कि 2010 में जो विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पे क्या नजर रही थी, तो एक तरीके से 4, 3, 7 सीटें जो थी वो एनडीए के खाते में गई थी। 4 पर भाजपा का कब्जा था तो 3 पर जेडीयू था, 2 अन्य के खाते में गई। तो एक तरीके से उस वक्त का जो एनडीए था वो 2010 में यहाँ पर क्लीन स्वीप एक तरीके से नजर आ रहा था। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में अगर विधानसभा वार बढ़त देखें तो इन 9 सीटों में से क्या कुछ हालात था। 8 पर भाजपा ने बढ़त हासिल की थी जबकि 1 पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी। तो कम से कम पश्चिमी चंपारण जिले के लिहाज से ये एक बड़ी तस्वीर बनती नजर आ रही है। और पश्चिमी चंपारण जिले में किस प्रकार की सियासी हलचल उस पर और कौन से ऐसे मुद्दे हैं, बात करने के लिए हमारे सहयोगी अजय विक्रम हमारे साथ में मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अजय, हमने देखा कि आपने जो रिपोर्ट दी है उसमें एक कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं कि गंडक नदी पे वहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि साहब बिजली बनती है, लेकिन वहाँ के लोग शिकायत करते हैं कि उनको बिजली मिली नहीं रही। चीनी मिलें हैं जो कि लगातार बंद हो रही, बेरोजगारी समस्या बनी हुई है, नए उद्योग नहीं खुल रहे। किस प्रकार की एक ये हलचल है, किस प्रकार का एक मॉडल देखने को मिल रहा है वहाँ पे? जी बिल्कुल आर्यन, अगर हम पश्चिम चंपारण की बात करें तो लोकसभा नंबर 1 पड़ती है और वाल्मीकि नगर विधानसभा नंबर 1 पड़ती है। लेकिन अगर विकास के दृष्टि से देखें तो ये कोसों दूर है ये पूरा ज़िला है। इस ज़िले में 2 लोकसभा सीटें आती हैं आर्यन। वाल्मीकि नगर जो लोकसभा है, इसके साथ ही साथ पश्चिम चंपारण लोकसभा है। 10 विधानसभाओं के साथ अगर आप यहाँ देखें तो पिछले बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने की सबसे ज़्यादा बढ़त थी, 2 सीटें इंडिपेंडेंट के पास थी। अब ये दोनों जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और प्रत्याशी भी हैं। लेकिन अगर विकास की बात करें तो आर्यन कोसों दूर है ये एरिया। अगर हम देखें तो गंडक बैराज जब बना तो उसके बनाते समय जो कर्मचारी रखे गए उनके बच्चे आज भी अपने पिता की पेंशन पर ही रह रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र से देखें तो बहुत ही खूबसूरत इलाका है, लेकिन यहाँ पर कोई भी विकास नहीं किया गया। अगर पर्यटन को ही बढ़ावा दे दिया जाए आर्यन तो वाल्मीकि नगर पूरे बिहार के लिए एक पर्यटन के लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन हो सकता है। इसके साथ ही साथ और भी जो इलाके हैं अगर हम देखें तो चनपटिया है, नरकटिया है, ये सब जो इलाके हैं इन सभी इलाकों में विकास बहुत दूर है। इसके साथ ही सब जी आर्यन आप रहिए हमारे साथ में, आपके पास हम वापस आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी भी जुड़े हुए। मनोज जी, संभावनाएं चंपारण या पश्चिमी चंपारण या समूचे इलाके में कहें बहुत नजर आती हैं विकास को लेकर, लेकिन वो विकास नजर नहीं आता। क्या बड़ी वजह है? क्या दृष्टि नहीं रही है, दूरदृष्टि नहीं रही है बीते समय में जो तमाम जो सियासतदान लोग रहे हैं वहाँ पे? ये अपने आप में ट्रेजेडी है पश्चिमी चंपारण के लिए। हर मामले में चंपारण ऐतिहासिक जिला रहा है। वहाँ से मुख्यमंत्री भी केदार पांडे रहे और काफ़ी वो रेल मंत्री भी रहे। गांधी जी आपने सुनाई, आपने बताई, गांधी जी शुरुआत ही की है 17 से वहीं से
महात्मा गांधी के नाम पर और राष्ट्रपिता सब सारी आंदोलन वहीं से शुरू किया गया। तमाम विकास की संभावनाएं हैं जो वाल्मीकि नगर से लेके तमाम इलाके जिनको अच्छे पर्यटक ढंग से मैंने लौरिया, नंदनगढ़ और तमाम ऐतिहासिक वहाँ अशोक स्तंभ हैं जिनको आप पर्यटक दृष्टि से, लेकिन वो किया नहीं गया। लोकसभा चुनाव में एक आर.एस. पांडे जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे, वो लोकसभा उम्मीदवार बनना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला। इस बार भाजपा ने उनको विधानसभा का टिकट दिया है। अब विधानसभा के नाते जीत के वो कितना बड़ा काम कर पाएंगे जी, ये आगे समय बताएगा। कांग्रेस के भी एक बड़ा नेता जिसके लिए वहाँ राहुल गांधी की शुरुआत कराई गई, पूर्णवासी राम और रामनगर से, इसलिए उनकी शुरुआत की गई। भाजपा का संकट ये है कि वो उनका पुराना गढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़े जो जाति के हिसाब से भूमिहार लीडर चंद्रमोहन राय थे। हाँ, हालांकि ये जो जातीयता वाला एक फैक्टर है इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कई प्रकार की बातें भी कही जा रही हैं कि आखिर क्या जो विकासवाद का नारा दिया जा रहा है क्या उस पर भी चीजें निकल के आएंगे। हम आपसे भी बात करेंगे, लेकिन चंपारण की जनता की नजर में उसके क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार की सियासत के जो नतीजे आएंगे विधानसभा चुनाव के उस पर असर डाल सकते हैं, जरा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बिजली समय से नहीं रह रहा है, पानी की समस्या है, रोड का समस्या है, यहाँ के समझिए स्कूल में ये बहुत एक्स्ट्रा ज़्यादा फीस लिया जा रहा है। बहुत बदतर स्थिति है यहाँ का हॉस्पिटल का, इतना बदतर है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर लेडीज़ परिवार को डिलीवरी कराना हो, अगर लेकर जाना हो तो वहाँ डॉक्टर खाली दवाई लिख देंगे, लेकिन 1 पैसा का दवाई नहीं देंगे, बाहर से खरीद कर लाना पड़ता है। और बच्चा डिलीवरी कराने के बाद भी उन लोगों को पैसा चाहिए, अगर पैसा नहीं दीजिए तो डिलीवरी नहीं कराएंगे। बिजली की समस्या है, रोजगार की कमी है, कल कारखाने नहीं है यहाँ पे, बहुत लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, वहाँ पे जाके अपना रोजगार के लिए भटक रहे हैं। समस्या तो बहुत है यहाँ, बिजली का समस्या है, रोड का समस्या है ना, और जो वादा लोग करते हैं वो पूरा करते नहीं। बहुत समस्या है यहाँ पर। छावनी जब भी जाइएगा पूरा जाम ही जाम लग जाता है, जहाँ 1 घंटे के जाइएगा 3 घंटा लगता है। बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, मोमेंट पे एक्सीडेंट होता है, और सिस्टम जो है ना, ये सबसे पहला बात तो कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई रूल नहीं है। इलेक्शन बीत जाने के बाद ना हमारा कोई कैंडिडेट मिल पाता है, ना मेरा कोई काम हो पाता है। विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। इस जिले का कोई भी रचनात्मक विकास नहीं हो सका जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और वो अपना चहुमुखी विकास कर सके। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पैसा वाला का ही जॉब हो रहा है। यहाँ का सबसे बड़ा समस्या जब पानी होता है तो पूरा शहर में मतलब आदमी का पूरा आधा बदन पानी में होता है और पूरा नाला जाम है। बिजली, पानी, सड़क सबसे बड़ी समस्या चंपारण की, चंपारण सबसे अधिक पिछड़ा रहा है शुरू से। अजय, हमने देखा कि जब आपने तमाम लोगों से बात की तो वही कमोवेश मुद्दे नजर आ रहे हैं, लेकिन विकास की आस हर एक में नजर आ रही है। क्या एक परंपरागत राजनीतिक चीज देखने को मिलेगी या विकास की आस कुछ एक अलग नतीजे दिखा सकती है इस बार? जी आर्यन, पश्चिम चंपारण की बात करें तो जैसा कि अभी आपने कहा कि सभी जिलों की लगभग एक ही समस्या है, लेकिन अगर पश्चिम चंपारण की एक समस्या मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे बड़ी समस्या अगर यहाँ की है तो यहाँ के लोग भ्रष्टाचार से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता, छोटे से लेकर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। मैं यहाँ के एक अस्पताल में गया आर्यन, मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा। वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो मैं दंग रह गया स्थिति देखकर कि वहाँ पर डॉक्टर्स की 8 डॉक्टर्स की लिस्ट है, लेकिन वहाँ पर एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। सिर्फ एक आयुष डॉक्टर के भरोसे पूरा का पूरा अस्पताल पड़ा हुआ था। वहाँ पर डिलीवरी के लिए महिलाएं गई थी, लेकिन उनको कोई दिख नहीं रहा था। मैं एक स्कूल में गया आर्यन, मैं वहाँ पर पहुँचा तो 1200 बच्चों की स्ट्रेंथ थी स्कूल की, और टीचर के नाम पर महज 3 टीचर थे, जिसमें से एक प्रिंसिपल था। और अगर आपको बताऊं तो वहाँ पर क्लर्क के नाम पर कोई नहीं था। बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं आर्यन, बिल्डिंग्स बनी है, रोड्स बनी है, लेकिन हार्डवेयर तो बहुत अच्छा बना दिया गया, लेकिन सॉफ्टवेयर की बहुत कमजोरी है। उसकी कमी निश्चित तौर पर अगर पश्चिम चंपारण की बात करें तो यहाँ के लोग उससे बहुत ही ज़्यादा तबाह हैं।
बिल्कुल, अपने आप में ये बहुत कुछ चीज़ें बयां करती हैं जो आप बात कर रहे हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी मौजूद है। मनोज जी, ये जो बात हमारे सहयोगी ज़मीन से खुद एक हाल देख के बयां कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस तस्वीर की तो कल्पना भी नहीं की गई थी, कम से कम उस जंगल राज के बाद से, जिस पे नीतीश सुशासन की जिक्र किया करते हैं? संयोग से मैं भी उसी जिले से आता हूँ जी, आपको बेहतर जानकारी होगी। जी, और जब मैं बचपन में हर स्टेशन पर, जो 6-7 किलोमीटर रेलवे स्टेशन पर एक चीनी मिल हुआ करती थी। गन्ने उत्पादक जो थे उनके लिए सबसे बड़ा कैश क्रॉप की उनकी सारी अर्थव्यवस्था गन्ने पर निर्भर कर रही थी। आज ज़्यादातर या तो बंद पड़ी हैं या जो चल भी रही हैं उन पर करोड़ों रुपए बकाया है। इंडस्ट्री के नाम पर कुछ बचा ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर निश्चित रूप से ये माना जाए कि जो जंगल राज कहा जाता है उससे बेहतर हुआ था 10 साल में, लेकिन अभी भी कि लोग स्वतंत्र रूप से किसी थाने में चले जाएं, वहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज कराएं, उस पर कार्रवाई हो जाए, ये सब तमाम चीज़ें अभी भी सपना है। विकास अभी भी सपने की बात है। कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है बड़ी कठिन चुनौती है। खास करके ये जो सीमावर्ती जिले हैं, पश्चिमी चंपारण जैसा है, कि उसमें विकास करना बहुत कठिन काम है। जी, अब पता नहीं अगले चुनाव में जो जीत के आए हैं उनमें कुछ होने, बिल्कुल उम्मीद, लेकिन ये बनती कम से कम जो चीज़ नहीं हो पाई है वो इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद में एक ऐसी सरकार के माध्यम से होके आए, हर जगह वो चीज़ निकल के आए। बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे दोनों सहयोगी कुमार आलोक और अजय विक्रम, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में तमाम जो ज़मीनी सच्चाइयाँ हैं उनको अवगत कराने के लिए। तो बिहार के महासंग्राम में आज बस इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम हर सप्ताह के शनिवार और रविवार को हाजिर होते हैं आपके सामने और दो जिलों की जो ज़मीनी हकीकत है उससे आपको रूबरू कराते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।